जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, या उन्हें हम निडेरियन भी कहते हैं। तो ये फाइलम क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या हैं या कैरेक्टर्स क्या हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी इनकेस कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटोजोआ पोरीफेरा को, उसी तरह से हम यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं हम लोग कि हैबिटेट क्या है, ये एनिमल कहाँ पाया जाएगा, है ना। तो हैबिटेट पे जब आएंगे तो ये एनिमल क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं पूरी तरह से। अगर हम कहें तो एक्वाटिक होते हैं। तो एक्वाटिक में अब हमारे पास दो तरह की वाटर बॉडीज़ हैं। एक है फ्रेश वाटर, है ना, या हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक एक तरह से है लगभग, जो एनिमल इसमें रहता है। दूसरा है मैराइन, जो कि एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है ना। तो ये दो तरह के इन्वायरमेंट आपको मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर में आप एक एग्जांपल याद रखिए हाइड्रा का। तो हाइड्रा है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें मैराइन में आ जाइए तो आपका जेलीफिश है ना, स्काइफोजोआ में। और फिर कोरल्स हैं। कोरल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है अंगूठियों में लोग पहनते हैं, मूंगा जिसको बोलते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ हमको और क्या याद रखना चाहिए, एक जो हमें एनिमल पढ़ना है वो क्या है, ओबेलिया, है ना, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई कि ये एनिमल फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है और मराइन वाटर में भी पाया जा रहा है। तो अगर हम इसमें अब बात करें कि ये एनिमल का हैबिट क्या है ना, हैबिट में जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं कि ये कॉलोनियल है, या फिर जो है ये एनिमल सॉलिटरी है ना। अच्छा, और या ये फ्री स्विमिंग है या फिर ये सेडेंटरी। तो हम अगर बात करें तो इसमें आप देखिए हाइड्रा है हमारे पास यहाँ। तो हाइड्रा को आप देखेंगे तो ये सॉलिटरी मतलब कि अकेले अकेले रहेगा एनिमल, है ना, कोई कॉलोनी फॉर्म नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया हाइड्रा, है ना। तो इसको भाई अंडरलाइन करते रहिएगा जहाँ जहाँ पे सही दिख रहा है। तो ये हाइड्रा हो गया, सॉलिटरी हो, ठीक है ना। और ये क्या होगा, फ्री स्विमिंग भी होगा, फ्री स्विमिंग होगा, है ना। इसमें और भी एनिमल्स आते हैं, जैसे फाइसेलिया हो गया, है ना, फाइसेलिया हो गया। तो ये एनिमल्स जो है ये मोबाइल रहते हैं, फ्री स्विमिंग रहते हैं, है ना, और ये सॉलिटरी। अब आ जाते हैं कि दूसरे तरह का क्या हैबिट है इनका, तो वो है कॉलोनियल, है ना। तो कॉलोनियल हैबिट में कौन कौन आ जाएगा भाई, आपका ओबेलिया जो हमको पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ फाइसेलिया भी आ जाएगा, है ना, फाइसेलिया आ जाएगा। जितने कोरल्स आप पढ़ते हैं, कोरल, है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, कॉलोनियल है। अच्छा, तो कॉलोनियल होने के साथ साथ ये, अगर हम ओबेलिया और कोरल की बात करें तो ये सेडेंटरी है। सेडेंटरी का मतलब है यहाँ भाई कि सबस्ट्रेटम होगा, कोई ईंट पत्थर या सरफेस जो भी होगा उसके ऊपर ये क्या रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे, है ना, अटैच्ड। आइए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है सिमेट्री की, है ना। सिमेट्री ये मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, आप लोग कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर। सिमेट्री क्या है भाई, बॉडी का जो है ये क्या है, 3 डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई एनिमल है तो उसको हम एक इमेजिनरी एक्सिस से अगर डिवाइड कर रहे हैं और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा
एटलीस्ट, है ना। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो सिमेट्रिक, है ना। अच्छा, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो नॉट डिवाइडेड देन एसिमेट्रिक, है ना। अब सिमेट्रिक में भी हमने आपको पहले भी बताया है, दो तरह की सिमेट्री है, रेडियल है और बाई रेडियल है, और क्या है, बाईलैटरल, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम लोग क्या है, बाईलैटरल सिमेट्री हम लोगों के अंदर, अगर एक ही इमेजिनरी एक्सिस है जिसको हम पास करेंगे तो एनिमल को एक्सटर्नली हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप देखेंगे इस फाइलम सिलेंट्रेटा में, तो यहाँ आपको या तो एनिमल क्या मिलेगा, एसिमेट्रिक मिलेगा, उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, ये, है ना। या वो फिर रेडियल सिमेट्री शो करेगा, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा का आप स्ट्रक्चर देखिए, तो ये हाइड्रा है ना। तो इसके जो टेंटिकल्स हैं अगर हम बनाए 2, 3, 4, 5, तो ये आपका पेंटा रेडियली सिमेट्री भी हो सकता है, ये इसकी गैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। तो ये इसमें हमको दो तरह की सिमेट्री पाई जा रही है, या तो वो एसिमेट्रिक होगा या इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी। तो ये देखिए, रेडियाई से इस एनिमल को आप डिवाइड कर सकते हैं, कई रेडियाई है, ठीक है। अगर हम फोर्थ पार्ट में देखें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन चलिए यहाँ फिर से देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइलम के केस, सिलेंट्रेटा के केस में क्या है, तो जब हमने प्रोटोजोआ पढ़ा तो वहाँ आपका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, कोई फिजियोलॉजिकल डिवीज़न नहीं था सेल्स के बीच में। जब हम पोरीफेरा में आए तो देयर इज सम डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना, तो वहाँ पे सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और लेकिन प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है भाई, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पहला फाइलम है जहाँ सेल के साथ साथ टिश्यू का भी फॉर्मेशन हो रहा है। सेल्स तो हैं ही, जैसे आपके प्रोटोजोआ पोरीफेरा में थी, लेकिन यहाँ पहली बार सेल्स मिल करके एक काम को परफॉर्म करी, बहुत सारी सेल्स। जैसे इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है आपका नर्व्स, है ना, नर्व नेटवर्क। तो ये तो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, इसको तो एक साथ करना पड़ेगा काम, या इसको नर्वस टिश्यू भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये नर्वस सिस्टम नहीं है, कि जैसे आपके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल, तो ये नर्वस सिस्टम नहीं है, नर्व टिश्यू बोल सकते हैं। बिकॉज विदाउट दिस आप सोच सकते हैं, हाइड्रा बहुत तेज़ी से जो है माइग्रेट करता है, बहुत तेज़ी से समरसाल्टिंग करता है ना, बहुत सारे करतब दिखाता है, तो बिना नर्वस सिस्टम के तो ये पॉसिबल नहीं है। नर्व नेटवर्क पाया जाता है या नर्वस टिश्यू पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में। तो भाई नर्व्स है तो उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम ही होता है, तो लेकिन जो मूवमेंट होना है वो तो मसल से होगा। तो फिफ्थ पॉइंट पे हम देखते हैं कि मस्कुलेचर कैसा है इसमें, है ना, मस्कुलेचर जो है वो कैसा है। तो मस्कुलेचर में, हाँ, मस्कुलेचर में सेल्स पाई जाती हैं, मसल सेल्स पाई जाती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं इपीथेलियो मस्कुलर सेल, और दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं इंडोथेलियो मस्कुलर सेल, है ना।
ये दो तरह की सेल्स पाई जाएंगी। इनका क्या काम होगा, मूवमेंट में ये हेल्प करेंगी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और जो बॉडी का मूवमेंट होगा उसमें ये हेल्प करेंगी। आइए आप देखते हैं कि जर्म लेयर्स जो है, हम जानते हैं कि जब किसी एनिमल का डेवलपमेंट होता है तो आफ्टर जाइगोट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेनी सेल्स एंड ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मोरुला एंड देन द गैस्ट्रुला एंड देन द गैस्ट्रुलेशन अकर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर कौन कौन सी हैं? हाँ, आप सही बता रहे हैं, ये है एक्टोडर्म और देन मीजोडर्म एंड देन इंडोडर्म। ठीक है ना भाई, ये गैस्ट्रुलेशन के रिजल्ट हैं। तो ये रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन है ना। गैस्ट्रुलेशन एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसके होने के बाद हमको 3 जर्म लेयर्स मिलती है। ठीक है, तो अगर हम सीलेंट्रेट्स की बात करें तो सीलेंट्रेट्स में कौन कौन सी लेयर है? तो देखिए यहाँ पे आपको ये आउटसाइड है और ये बॉडी कैविटी है ना। बॉडी कैविटी जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है और इसके ऐसे ऐसे ये टेंटिकल्स है ना, यहाँ ऐसे ही रफली रहेगा। ये देखिए यहाँ से ये बॉडी कैविटी इसके अंदर ऐसे पाई है। ठीक है ना। तो बाहर की तरफ से अगर हम इसका जो है सेक्शन देखेंगे तो बाहर की तरफ आपको ऐसे सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, कोशिकाएं जो किसका निर्माण करेंगी, सबसे बाहर की जो लेयर थी तो वो किसका निर्माण करेंगी भाई, एपिडर्मिस, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस। और सबसे अंदर की तरफ जो ये बॉडी कैविटी है यहाँ पे पाई जा रही है, इसकी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ हमको एक अलग तरह की सेल मिलती है। तो वो हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। देखिए इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है सेल्स के द्वारा। तो ये कौन सा लेयर हुआ, ये हुआ गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। ये कौन सा लेयर हुआ, गैस्ट्रोडर्मिस। तो पहला हुआ एपिडर्मिस, दूसरा हुआ गैस्ट्रोडर्मिस। लेकिन इसमें आपको मिडल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मिडल में देखिए क्या है, मिडल में आपको यहाँ पे खूब सारी सेल्स होंगी जिनका ऐसे नेटवर्क फैला हो, है ना। तो इनको बोलते हैं नर्व नेटवर्क। ये क्या है, नर्व नेटवर्क। लेकिन ये कोई डेफिनिट लेयर नहीं, दिस मिडिल लेयर इज नॉट डेफिनिट लेयर, रादर इट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। इसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, है ना, मीजोग्लिया बोलते हैं। तो ये कैसी लेयर है भाई, जिलेटिनस है। कैसी लेयर है, जिलेटिनस है। और इसके अंदर ही आपका क्या फैला हुआ है, नर्व का नेटवर्क फैला हुआ है, जिससे कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड है एपिथेलियो मस्कुलर सेल, और जो एंडोडर्मिस के साथ एसोसिएटेड है कौन सा, एंडोथेलियो मस्कुलर सेल, इसके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट किया जा सके। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं मीजोग्लिया यहाँ पे नॉन सेलुलर है ना। तो आपके पास कितनी जर्म लेयर, 2 ही बची, एक एपिडर्मिस और दूसरा गैस्ट्रोडर्मिस। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन यहाँ पे सावधान हो जाना है। क्यों सावधान हो जाना है, देखिए अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करें, सिलेंट्रेटा में आपको 3 क्लास मिलते हैं। एक को बोलते हैं हाइड्रोजोआ,
जोआ, दूसरे को बोलते हैं स्काइफोजोआ, तीसरे को बोलते हैं एंथोजोआ, है ना। ये 3 क्लास। तो ये दोनों तो आपके डिप्लोब्लास्टिक, ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। इसमें 2 जर्म लेयर पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन एंथोजोआ एक स्पेशल केस है। एंथोजोआ क्या है, एक स्पेशल केस है, जहाँ पे मीजोग्लिया है, ग्लिया, ये क्या हो जाएगी, सेलुलर हो जाएगी। तो अगर हम कहें कि एंथोजोआ क्या है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। इसमें 3 नो जो है लेयर मान ली जाएंगी जो कि सेलुलर है। तो यहाँ पे जो मीजोग्लिया है वो सेलुलर हो जाएगी, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजोआ में याद रखिए हाइड्रा को, स्काइफोजोआ में याद रखिए जेलीफिश को, एंथोजोआ में सारे कोरल्स आते हैं। तो इसमें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं। तो ये क्या है, तीनों क्लास हैं, जिसमें से 2 क्लास क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, तीसरा क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर इसका, वो क्या है भाई। अब देखिए इसमें एक टर्म यूज़ होता है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ क्लास में, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कई जगह पूछा जाता है। ये दोनों चीज़ों को अलग अलग आप करके देखिए। मॉर्फा मतलब होता है बॉडी की बनावट, मॉर्फा मतलब क्या हो गया, बनावट, और पॉली मतलब बहुत तरह की। अगर एक एनिमल के बहुत सारे रूप हों, जिसको बहुरूपता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुरूपता भी कहते हैं, है ना, जिसमें बहुत तरह के रूप एनिमल धारण करता है। मतलब एक एनिमल हो, उसके कई फॉर्म हो। जैसे यहाँ अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें, तो यहाँ 2 फॉर्म बहुत कॉमन है। एक को बोलते हैं पॉली, क्या बोलते हैं, पॉली, है ना। एक को बोलते हैं हम लोग पॉलीफॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं मेडुसा, है ना। तो पॉलिप का मतलब होता है पाइप लाइक, या ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक बात ये होगा। जैसे देखिए हाइड्रा के केस में होगा, है ना। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे टेंटिकल्स निकले, इसमें क्या है, बॉडी ट्यूब लाइक। लेकिन मेडुसा के केस में देखेंगे तो जेलीफिश को याद करिए, है ना। बारिश भी बहुत होती है तो हम लोग क्या लेके निकलते हैं, अम्ब्रेला। तो बॉडी कैसी है, अम्ब्रेला से। या पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं, तो वो बेल से भी कहते हैं उसको, ऐसे बेल होती है ना घंटी, जिसमें ऐसे यहाँ ये लगा होता है, ऐसे बजाते हैं उसको, तो ये बेल से होगी, या फिर अम्ब्रेला सेट होगी। तो ये 2 तरह का मॉर्फोलॉजी आपको एक ही एनिमल में मिलेगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा तरह के मॉर्फोलॉजी आपको मिले तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, उस एनिमल को पॉलीमॉर्फिक एनिमल। और इस फेनामेना को क्या बोलेंगे, जो ये आपको दिखाई देता है ऐसा, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एक फाइसेलिया एनिमल, इसी में फाइसेलिया, इसमें मोर देन 8 टाइप ऑफ जूओइड्स पाए जाते हैं। जूओइड्स यहाँ अलग से नहीं, आप इसको एक एनिमल ही मानिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 डिफरेंट टाइप के आपको मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म मिलते हैं। दूसरा एनिमल है जैसे वेलेल्ला, है ना, ये सब साइंटिफिक नेम है तो अंडरलाइन रहनी चाहिए। तो इसमें भी बहुत सारे तरह के मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म मिलते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म का। लेकिन कॉमन क्या है, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है भाई। तो अब आइए आगे देखते हैं कि और भी क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की, है ना। अब हम एक एक सिस्टम को देखेंगे। डाइजेशन, तो इससे पहले जब हम लोगों ने प्रोटोजोआ पढ़ा तो वहाँ पे आपका इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा, और सेल के बाहर डाइजेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर।
तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है और अप टू सम एक्सटेंट इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन होता है। बाहर सेल के बाहर आउटसाइड सेल होगा तो उसको आउटसाइड सेल, जैसे हम लोगों में है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बाहर सिक्रीट होते हैं तो वहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। इंट्रासेलुलर में क्या है कि भाई फैगोसाइटोसिस के द्वारा फूड को अंदर लिया गया और वहाँ पे डाइजेशन हुआ, तो ये क्या हुआ, इनसाइड सेल, या इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म में होता है ना। तो साइटोप्लाज्मिक रहेगा तो इंट्रासेलुलर, तो दोनों तरह का डाइजेशन पाया जा रहा है। अच्छा, अब हम यहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट इनकम्प्लीट का क्या मतलब है भाई, जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट रहे, है ना, माउथ एंड एनस बोथ प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव कैनाल, है ना, कैनाल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। और अगर केवल माउथ या एनस प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है जैसे सिलेंट्रेटा के केस में, यहाँ पे सिलेंट्रेट के केस में ओनली माउथ प्रेजेंट, तो माउथ प्रेजेंट है तो कैसा हुआ भाई, हाँ आप बताइए, इनकम्प्लीट हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए है क्या, एक हाइड्रा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप। तो हाइड्रा को मान लीजिए उससे ड्रॉ कर लिया, यहाँ मैं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनाने जा रहा हूँ, बस आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका माउथ हुआ, माउथ से ये कैविटी है पूरी, और फिर तो आपका माउथ ही क्या है, एंट्री भी है और एग्जिट भी, ठीक है ना, एंट्री भी है और एग्जिट भी है। तो ये ब्लाइंड सैक, क्या है, ब्लाइंड सैक, मतलब एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट होगा। ऐसे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लाइंड सैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक, है ना, एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, और ये जो कैविटी यहाँ प्रेजेंट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ध्यान से, जब हम पोरीफेरा के केस में बोलते थे तो क्या बोलते थे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, क्योंकि वहाँ गैस्ट्रिक कैविटी के अंदर किसी तरह का डाइजेशन नहीं हो रहा है ना, इसीलिए उसको कहते थे पैरागैस्ट्रिक कैविटी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर बोथ हो रहा है, तो इसीलिए इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, हालांकि ये क्या है, इनकम्प्लीट है ना। चलिए अब और जो सिस्टम है उनकी बात करते हैं। तो 9th पॉइंट में देखते हैं, तो इसके अंदर क्या कोई सीलोम पाया जाएगा, सीलोम, सीलोम इज अ बॉडी कैविटी दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एम्ब्रियो के मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से जो कैविटी बनती है उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलोम बोलती हैं। तो इस केस में सिलेंट्रेटा के केस में वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। अगर हम कहें एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या पाया जाएगा या इस तरह का कोई सिस्टम, नो, ये भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये कैसे होगा, जो बॉडी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उससे वाटर जब बाहर आएगा उसके साथ साथ वो बाहर आएंगे, या जनरल बॉडी सर्विस। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे भी क्या है, एब्सेंट है। तो ये कैसे होगा, जनरल बॉडी से डिफ्यूजन के द्वारा होगा। तो ये तीनों ही चीज़ें एब्सेंट है ना। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, इसको नोट डाउन करिएगा अंडरलाइन करके,
वो क्या है? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई? स्टिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टिंग सेल्स। स्टिंग सेल्स, दंश कोशिकाएं, ठीक है ना, स्टिंग सेल्स, या इसी को हम लोग निमैटोसिस्ट भी बोलते हैं, निमैटोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? निडेरिया पड़ा, क्योंकि इसको नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स, है ना। ये सेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसी फाइलम में केवल पाई जाती है, इसलिए ये इस फाइलम का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। तो ये क्या होता है भाई, जो आपका हमने 2 लेयर पढ़ी ना, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, है ना। तो ये दोनों पर ही पाया जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस में भी पाया जाता है और एपिडर्मिस में। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, है ना। और यहाँ पे इसमें स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर कॉइल सी ट्यूब रहती है और उसके ऊपर जो है ऐसे स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जब इसको ट्रिगर करते हैं तो ये ओपन हो जाता है ना, ओपन हो जाएगा ऐसे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बट, है ना। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पाइंस प्रेजेंट है। तो ये जैसे ही कोई एनिमल इसके पास से पास करेगा तो यहाँ पे इसके, मान लीजिए ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है निमैटोसिस सेल, तो ये ब्लास्ट हो जाएंगी। तो ये जो स्पाइंस है ये जाके उसको हुक कर लेंगी। तो ये कैसा ऑर्गन हुआ? ऑफेंस का काम करेगा, बचाव का, और डिफेंस का भी काम करेगा। तो ये क्या है? ऑर्गेनेल ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। और ये यूनिक होता है, इसके केस में ये पाया जाएगा सिलेंट्रेट केस, और किसी फाइलम में ये नहीं पाया जाता, तो ये इसी में ही पाया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 11th पॉइंट। तो वो क्या है भाई? एक और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ पाई जाती है, उसका नाम है स्टैटोसिस्ट। क्या पाया जाता है? स्टैटोसिस्ट, है ना। और क्या पाया जाएगा? ओसिलाई पाया जाएगा। इसका काम क्या होगा भाई? स्टैटोसिस्ट किसी भी आर्थ्रोपोड में भी ये पाया जाता है ना। इसका काम क्या होगा? बैलेंस, है ना, बॉडी को बैलेंस रखने में ये हेल्प करता है। ओसिलाई का काम क्या होगा? फोटो रिसेप्टर, लाइट को सेंस करने में ये हेल्प करेगा, है ना। स्टैटोसिस्ट कहीं पे भी पाया जाएगा तो उसका काम क्या होगा? बॉडी में बैलेंस करना। अच्छा, हम लोगों में कौन बैलेंस करता है? कौन बैलेंस करता है बताओ? अच्छा, कोई लोग कह रहे हैं मिडिल ईयर, हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। जो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो बैलेंस करती है ना। तो उसको कभी हम लोग देखेंगे। लगभग उसी तरह का फंक्शन ये भी करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्टैटोसिस अगर प्रेजेंट है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है भाई? कि इसको देखते हैं, 12th पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो इसमें होगा वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है ना। एसेक्सुअल होगा तो बडिंग से होगा, जैसे आपके किस केस में होता था? पोरीफेरा के केस में। लेकिन सेक्सुअल होगा तो 2 तरह से हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है ना। ये हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब इनडायरेक्ट होगा तो उसमें एक लार्वा चाहिए, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज होगी। तो यहाँ कौन सा लार्वा होगा? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लैनुला लार्वा। कौन सा है? लैनुला लार्वा, ठीक है। ये पाया जाता है इसमें, लैनुला लार्वा। ये जो है
सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में तो कुछ लार्वा बनता नहीं। और एनिमल यहाँ पे क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट है ना, हर्माफ्रोडाइट है। अच्छा, एक और पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ ब्रीफली डिस्कस करते हैं, इस पर एक सेपरेट जो है हम लोग इसको ओबीलिया पढ़ते समय देखेंगे। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ओबीलिया की बात करते हैं, ओबीलिया ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग ओबीलिया का जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो ओबीलिया में क्या होता है कि एनिमल क्या होता है, पॉलिप होता है। पॉलिप मतलब उसकी बॉडी कैसी होगी, ट्यूब लाइक होगी। लेकिन जब वो क्या बनाता है, अम्ब्रेला लाइक मेडुसा का निर्माण करता है। किसका, मेडुसा, है ना, मेडुसा का निर्माण करता है। और ये मेडुसा जो है ये मेल और फीमेल दोनों तरह की होंगी, और उनसे मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे। तो क्या पर्पज है मेडुसा का, मेडुसा का पर्पज हो गया रिप्रोडक्शन। मेडुसा का पर्पज क्या हो गया भाई, रिप्रोडक्शन हो गया। और इससे जो गैमीट्स बनेंगे ये क्या है, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और ये भी क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, है ना। तो इससे जो गैमीट्स बनेंगे उनका क्या पर्पज होगा, फिर से पॉलिप का निर्माण। तो अल्टरनेट हो रहा है जनरेशन। देखिए, एक एनिमल पॉलिप है, वो मेडुसा का निर्माण कर रहा है, फिर मेडुसा किसका निर्माण कर रही है, पॉलिप का। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट जनरेशन आ रहे हैं, है ना। एक्चुअली ये टर्म फर्न प्लांट्स में यूज़ होता है, जहाँ पे आपको गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वहाँ पे क्या होता है, स्पोरोफाइट, फाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और गैमिटोफाइट क्या होता है, दो तरह के प्लांट होते हैं ना। ये क्या होता है, हैप्लॉयड। क्या यहाँ पे दो, ये मेडुसा हैप्लॉयड है, नहीं। तो क्या यह जो है ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, नहीं। लेकिन हम कहते हैं, इसको एक टर्म नाम देते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। तो ये कुछ एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या हमें, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।